दुर्ग में इन दिनों धार्मिक माहौल देखने को मिल रहा है। जी हां, जहां श्रीमद् भगवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहीं शहर में श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें, जिसमें विख्यात वैदिक विद्वान एवं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नयन शास्त्री श्रद्धालुओं को कथा का श्रवण करा रहे हैं। यह आयोजन श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर दुर्ग ट्रांसपोर्ट के पीछे और भाजपा कार्यालय के पीछे आयोजित किया गया है। वहीं कार्यक्रम का आयोजन श्री संकट मोचन हनुमान दाता एवं समस्त भक्तगणों द्वारा किया जा रहा है। पंडित नरेंद्र नयन शास्त्री, जिन्हें चावल वाले बाबा और चाय वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, वहीं आपको बता दें, अपने धार्मिक प्रवचनों और दिव्य दरबारों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। कथा का शुभारंभ 14 मई से हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सामाजिक और धार्मिक विषयों पर अपने विचार रखे। साथ ही गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने की बात भी कही। वहीं आयोजकों के अनुसार कथा आयोजन के दौरान प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रम और भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। आपको बता दें, फिलहाल कथा आयोजन में श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ उमड़ रही है और पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आ रहा है। महाराज बताएंगे भागवत सनातन धर्म में कितना महत्व रखता है, और लोग आपको चाय वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। आंखों से देख करके आप भी बता देते हैं कि कैसी शक्ति है, कहाँ से शक्ति है, मुझे बताइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सनातन अध्यात्म का ज्योति जलाने के लिए हमारे दुर्ग नगर में, दुर्ग शहर में कचहरी के सामने प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर में श्रीमद् भागवत की कथा 14 तारीख से समाज के लिए, सनातन के लिए और राज्य के कल्याण के लिए हनुमान मंदिर में 14 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ है, जो कि मैं पूर्व में गोरेलाल गुप्ता जी के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए दुर्ग शहर में आया था। तो वहाँ जा कर के नगर के प्रतिष्ठित आचार्य श्री पंडित दामोदर प्रसाद जी ने मेरे से मिलन हुआ, और वहीं अध्यात्म से प्रभावित होकर के देश की बातों को, सनातन की बातों के प्रवचन को सुन करके प्रभावित होकर के हमारे आचार्य श्री दामोदर प्रसाद जी ने निर्णय लिया कि गुरुदेव, आपको हनुमंत लाला को कथा सुनानी है, सनातन के लिए कथा कराना है, सबके नगर के कल्याण के लिए कथा करानी है। तो जहाँ सनातन की बात आई और देश की बातें आई, राज्य की बातें आई, तो मैं वहाँ पर एक ही शर्त में भागवत कथा का करने का संकल्प को स्वीकार किया। और मैं एक भारत देश में कोई राज्य नहीं है जहाँ पर मैंने श्रीमद् भागवत कथा की वाचन नहीं किया है। लेकिन बात आई, गुरुदेव ये छोटी सी जगह है, तो मैंने कहा छोटी सी जगह और बड़ी सी जगह संत के लिए नहीं होता है, क्योंकि यहाँ लोगों को नहीं, मैं हनुमंत लाला को कथा सुनाने के लिए आ रहा हूँ। ये मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य होगा। और संत जो होता है, चाहे वो जंगल में हो या शहर में हो या नगर में हो, संत का काम है, जहाँ पर भी जाता है वहाँ मंगल हो जाता है। महाराज, अधिक मास में जो भागवत कथा है, इसको सुनने का क्या महत्व है और कितना लाभकारी है? जो अधिक मास में आज 17 तारीख से अधिक मास, जिनको डबल जेठ की महीना प्रारंभ है, अधिक मास आज से प्रारंभ हो गई है। जो सामान्यतः श्रीमद् भागवत की कथा होती है उससे 10 गुना ज़्यादा फल अधिक मास में सत्संग करने से फल की प्राप्ति होती है। इसका कारण है क्योंकि यह अधिक मास में कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान, गृह प्रवेश, शादी, ब्याह, यज्ञादि का कार्यक्रम निषेध माना गया है। और यह जो समय है वो सत्संग के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह सत्संग अधिक मास में केवल सृष्टि के मानव ही श्रवण नहीं करते, बल्कि भगवान भी इस सत्संग को श्रवण करने के लिए जहाँ पर भी सत्संग होता है वहाँ सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। भगवान जहाँ पूजा यज्ञ आदि होते हैं उस जगह में विराजमान नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यह अधिक मास केवल सत्संग के लिए है और केवल दुर्ग के लिए नहीं। आप कोई भी तीर्थ में चले जाइए,
आपको कम से कम वृंदावन, गोकुल, मथुरा, बरसाना, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, अयोध्या जितना साल भर में भागवत नहीं होती, उतना अभी केवल 1 महीने में भागवत वहाँ धारा प्रवाह हजारों की भीड़ में। वृंदावन में भी कम से कम 800 से 900 भागवत चल रही है। नैमिषारण्य क्षेत्र में 300 से 400 भागवत चल रही है। तो तीर्थ जो है धर्म से लबालब है और हमारे भारत देश में से कोई कोना नहीं है। अधिक मास में कथा कराने से हमारे पितरों को भी साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई थी, कैसे नजर से देखते हैं? गौ माता के लिए राष्ट्रीय माता शुरुआत की गई थी नहीं, शुरुआत हो चुकी है। और गौ माता हमारी राष्ट्र माता कहने में दर्जा दिलाने के लिए कहीं न कहीं नाम तो दी जाती है, लेकिन मेरी जो व्यक्तिगत जो विद्वता है उनमें ध्यान रखते हुए मैं उन लोग से अपील करता हूँ, संदेश देता हूँ, जितना गौ माता को हम राष्ट्रीय माता के नाम से हम दुनिया को संदेश दे रहे हैं या शासन से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, उनसे पहले मैं देशवासियों को एक सूचनांकित करता हूँ कि जितनी आज हमारी गौ माता को आज भी भारत में गंडई के कुछ क्षेत्र हैं, राजनांदगांव के क्षेत्र हैं, आप 2 से 3 बजे चले जाइए, प्रतिदिन 5 से 6 ट्रक गाड़ियों में गौ माता भर के ले जा रही है। हमारे कुछ भक्त हैं वहाँ जो प्रतिदिन 2 से 3 गाड़ी पकड़ी जा रही है। तो गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषणा तो होना ही चाहिए, दर्जा देना ही चाहिए। उससे पहले मैं उन लोग से अपील करता हूँ कि जो गोवंश अर्थात गोवध कर रहे हैं, उनसे भी अपील मैं पहले करता हूँ कि गौ हत्यारा से ज़्यादा तो हत्यारा वो भी होती है जो गौ माता को अपने घर में नहीं रखकर गली गली में जो घूम रही है, उसको भी गौ हत्या की पाप लगेगी। क्योंकि केवल गौ माता का श्रीमद् भागवत कल्याण पुस्तक में लिखी है कि गाय का दूध पीने का अधिकार उन्हीं को है जो गौ माता की क्या करती है, सेवा करती है। इतनी बड़ी बात भागवत कथा में लिख दी गई है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित होना चाहिए। और उनसे पहले सभी से अनुरोध करता हूँ, जो गांव-गांव में, नगर में, गलिया में जो गौ माता घूम रही है, उन सभी गौ माता को, भारत देश के सभी भक्तजन को निवेदन करता हूँ कि अपने घर में गौ माता को रख करके गौ सेवा करना भी एक राष्ट्रीय माता का दर्जा मिल सकती है। देश हित के निर्णय को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अपने ही काफिले को कम कर दिया है, क्योंकि पेट्रोल को सीमित रूप से खर्च करने की उन्होंने बात की थी। हमारे देश के माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जब भी कोई घोषणा करते हैं, चाहे वो डीजल से लेकर हो, पेट्रोल से लेकर के हो, सोना से लेकर के हो, तो उनके बारे में काफ़ी गणना करने के बाद में उस चीज़ों को अपने ऊपर लागू करता है। क्योंकि देश के एक महान नागरिक होने के कारण जब तक वो फॉलो नहीं करेंगे, देश उसकी नियम को कैसे फॉलो करेंगे। और मोदी जी 2 से 3 गाड़ी में अभी स्वयं चल करके अपनी काफिला को कम किया है। तो कहीं न कहीं डीजल पेट्रोल की अर्थात कुछ कमियां हो रही है, जिसके कारण से हम पूरे भारतवासी को संकेत दिया है और उसकी बातों का और उसके नियम को पालन करना हमारे सभी नागरिकों का संदेश है। आपको चाय वाले और चावल वाले बाबा के नाम की संज्ञा दी जा रही है, क्या है इसके पीछे का राज? चाय वाले बाबा इसलिए कहा जाता है, विगत 18 वर्षों से केवल चाय पी करके मैंने अपने अध्यात्म का ज्योति जगाने के लिए काफ़ी कठिन साधना किया है। ना कि फल, ना कि मीठा, ना कोई फ्रूट लेता था मैं, और इसलिए मैं चाय पी करके 24 घंटा, मैं 21 घंटा 20 घंटा मैं लोगों की सेवा में जगते रहता हूँ। अभी 2024 से कुछ कारणों से मेडिकल प्रॉब्लम आई, जिसमें चाय पीने का कोई कनेक्ट नहीं था। एक दुर्घटना का शिकार हुआ धनतेरस को, जिसके कारण डॉक्टर ने कहा भोजन दवाई के लिए आपको लेना पड़ेगा। तो 2 से 3 दिन भोजन नहीं लिया, लेकिन काफ़ी शिष्यों के द्वारा बोला गया गुरुजी इस तरह से है तो आपको दवाई के लिए भोजन लेना पड़ेगा। तो फिर हम बोले जब हम भोजन शुरुआत करेंगे तो इसको कंटिन्यू धारा प्रवाह प्रसादी को स्वीकार करेंगे। ऐसे कह करके 2024 से हमने चाय के बजाय भोजन लेना प्रारंभ किया, प्रसादी लेना प्रारंभ किया है। रह गई बात चावल वाले बाबा का नाम, तो जिस दिन से मैं राजिम बनारस में शिक्षा प्राप्त हुई है और वहाँ गुरुदेव भगवान की अध्यात्म शक्ति साधना सिद्धि प्राप्ति हुई, तो हर एक प्रकार की जो गुरुदेव ने 3 चीज़ दिया था, गेहूँ, लाल का फूल और चावल। गुरुदेव ने 3 चीज़ दिया था, लाल फूल, गेहूँ और चावल। ये तीनों चीज़ों में कोई भी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी समय मैंने चावल का त्याग किया था,
तो चलो जिसको हमने त्याग किए हैं उसी से लोगों का भविष्य बताएंगे। ऐसे कह करके उस दिन से चावल से सिद्ध करके माँ भगवती की कृपा, लाला ठाकुर जी की कृपा के असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज हम सबको चावल से देख करके उसको मार्गदर्शन, ज्योति से संबंध मार्गदर्शन, भविष्य एवं जो भी उनकी परेशानी होती है उनको मार्गदर्शन दे करके ईश्वर से, अध्यात्म से जोड़ने का एक हमारा साधन है। पश्चिम बंगाल में लोगों की जीत हुई या फिर हिंदुत्व की जीत हुई है? पश्चिम बंगाल में लोगों की जीत नहीं हुई है, ये हमारे सनातन और हिंदुत्व की जीत है। क्योंकि आज पश्चिम बंगाल अगर विजय प्राप्त नहीं होते तो पूरा देश में इसका संदेश गलत जाता, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में जो जीत हुई है वो सनातन की जीत है और अध्यात्म की जीत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति के संबंध में गुरु जी आपने पहले भी बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं, वर्तमान में अभी क्या लगता है कि सुगबुगाहट हो रही है, मुख्यमंत्री चेंज होंगे, तो आपको क्या लगता है इस पर? जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के लिए मैंने काफ़ी वर्षों से पहले भी, जब मुख्यमंत्री नहीं बना था तभी घोषणा कर दिया था कि आप लोग सभी मीडिया प्रभारी मेरे से जुड़े रहते हैं। तो महासमुंद में भी मेरी भागवत कथा हुई थी, जहां मैंने पहले ही नरेंद्र दास मोदी का भविष्यवाणी कर दिया था, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इतना ही नहीं, उनका कितना सीट आएगा वो भी पहले से मैं बताया था। उसी समय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के लिए रेणुका सिंह या विष्णुदेव साय जी का नाम मैंने लिया था और अंततः विष्णुदेव साय ही मुख्यमंत्री बने। उसी विषय में हमने कहा था कि छत्तीसगढ़ का राज्य के मुख्यमंत्री आधे बीच में परिवर्तन होगा और छत्तीसगढ़ का मुखिया बदलेगा। विश्व की जो स्थिति है, जो वार चल रहे हैं, इसको देखते हुए क्या लगता है अगला आगे क्या होगा? विश्व की युद्ध के लिए इसमें मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। उसके लिए देश और हमारे देश की सेना और हमारे जो देश के मुखिया है नरेंद्र मोदी जी। संकट चल रहा है, आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? वैश्विक संकट के लिए निश्चित है हमारे भारत देश में संकट, थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन इस युद्ध से और उस संकट से हमारे देश को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी, अब